सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण अभी इसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। बात कर रहे हैं FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप की। अब ये पहला संस्करण हुआ, पहली बार हुआ, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा प्रश्न की कहां पर ये हुआ? तो ये ओमान के कैपिटल मस्कट में हुआ, जिसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसे हरा करके, या उपविजेता कौन रहा? तो भारत रहा। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे पे भारत और तीसरे पे पोलैंड रहा है। अच्छा, आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? तो हार्दिक सिंह को। और बेस्ट गोलकीपर चुना था सविता पूनिया को। ये हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे ना, 19वां संस्करण चाइना के हांगजाओ में हुआ था, उसमें भी मैं आपको बता दूं जो हमारी मेंस हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता था जापान को हरा करके। वहीं महिला टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और पिछले साल आपको याद होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था भारत में, उड़ीसा में हुआ था, 15वां संस्करण था। उसमें टॉप पे जर्मनी रहा था, दूसरे स्थान पे बेल्जियम था और तीसरे पे वहां पे नीदरलैंड था। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रेग फुल्टन है। ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना। और अगर पूछे कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रख दिया? रानी रामपाल जी के नाम पे रख दिया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में मिलेगा, जहाँ पे पिछले साल जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे वो यहीं पे हुए थे। बिरसा मुंडा के नाम पे नाम रख दिया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया। उसके अलावा ये पॉइंट मैं आपको और बता दूं, अभी भारतीय महिला हॉकी टीम ये पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई है, क्योंकि इसके लिए जो अभी क्वालिफाइंग मैच हुआ था उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत को उसमें जापान ने हरा दिया। बाकी देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय पूछ सकते हैं, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज भी होती हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया, सुल्तान जोहर कप हो गया। तो ये हॉकी से संबंधित है सारे, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, अभी काफी सारे आप में से मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के। अभी 28 तारीख को आपका बिहार SI का एग्जाम था क्या? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि अभी उनका एग्जाम था और अपने डेली करंट अफेयर सेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन उनके बैठे। सबका पेपर अच्छा गया है। चलो, मुझे भी खुशी है इस बात की कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम में भी आ रहा है। यही हमें चाहिए और क्या, कि मैं जो पूरे दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिले। फिर ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई जब आप लोगों के खुशी भरे मैसेजेस पढ़ता हूँ। बाकी बस आप लोगों से मेरी एक ही दरखास्त रहती है कि वीडियोस को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में आपको स्टडी ग्रुप से जुड़े तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनकी क्विज बनाता हूँ, वो आपको मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, PDF भी वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? तो आंसर होगा पंजाब। बात कर रहे हैं हम रोड सेफ्टी फोर्स यानी कि सड़क सुरक्षा बल की। तो अभी पंजाब सरकार ने देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस फोर्स का गठन किया है। मतलब अगर पंजाब में कोई सड़क हादसा होता है, सड़क दुर्घटना होती है, तो आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए और 10 मिनट में जो ये रोड सेफ्टी फोर्स इन्होंने बनाई है वो आपके पास पहुंच जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त जो भी क्षेत्र है वहां पे जिस भी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, समय पे इलाज वगैरह उपलब्ध करवाएगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उन्होंने ही कहा है कि राज्य में नशा, सड़क दुर्घटना और सड़क मृत्यु को कम करने के लिए ये फोर्स का गठन किया गया है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था हमने कि पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि मैपिंग करने वाला, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, बात पंजाब की है तो आप मैप में देखो, ये रहा पंजाब। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ होती है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान हो गए। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। आपको याद हो तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन भी चंडीगढ़ में किया था। उसके अलावा यहाँ पे अभी मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू हुई थी। अच्छा, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे लगाया गया था? अभी अमृतसर में ही लगाया गया था। 418 फीट ऊंचा है ये। और पूछे कि अभी किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई थी? पंजाब के फिरोजपुर में। अभी पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ पे खोला गया? अमृतसर में। उसके अलावा पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान भी शुरू किया था। यहाँ पे राइट टू वॉक पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था पंजाब, जबकि राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ये भी ध्यान में रखना। पंजाब में अभी झींगा मेले का आयोजन हुआ था
और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। यहाँ पे एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई थी। माघी मेले उत्सव का आयोजन यहीं पे हुआ था, पंजाब में ही। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना पंजाब के संगरूर में। उसके अलावा लोक मलिनी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और ये मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। और यहाँ पे एक पहले योजना चला करती थी, मिशन लाल लकीर योजना, उसका नाम बदल के अभी मेरा घर मेरा मान योजना कर दिया गया था। और पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना पंजाब से। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल बैंक के पहले भारतीय सीईओ का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा राणा तलवार। तो ग्लोबल बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय व एशियाई थे ये राणा तलवार, जिनका अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1997 से लेकर सन 2002 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप सीईओ थे। बाकी आप जानते हो अजीत सिंह का नाम, ये बता दूं, ये सिंगापुर के सबसे उम्र दराज ओलंपियन और पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पंडित हरिराम द्विवेदी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे, निधन हो गया। और फातिमा बीवी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस ये रही हैं, केरल से हैं। और आपको बताना है अब अभी 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार इनको मिला, पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री। वैसे पद्म पुरस्कार के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर के। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने 69वें 69 नंबर के फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा 12th फेल। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 इसका ये इस बार 69 नंबर का एडिशन रहा। इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। तो 4 चीजें याद रख लो कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही, 12th फेल। बेस्ट एक्टर रहे रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है उनकी वाइफ आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा रहे 12th फेल के लिए। आपको याद होगा इस साल जो ऑस्कर है उसका कौन सा एडिशन है, 96 नंबर का है। अभी किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को इसमें नॉमिनेट किया गया था, पढ़ा था कुछ दिन पहले ही हमने। तो आंसर होगा टू किल अ टाइगर, जिसके डायरेक्टर है निशा पहूजा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था अभी लास्ट टाइम, वहीदा रहमान को मिला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पूछा जाए कि अभी दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आशा भोसले जी को दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इन्हें मिला था तो पहला किन्हें मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको रिवाइज करा दूं, अभी जो 81 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई थी, उसमें बेस्ट पिक्चर कौन सी रही थी, बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में बात कर रहे हैं तो ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर थे किलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी लिली ग्लेडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नॉलन ओपनहाइमर मूवी के लिए। अब 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना और उत्तर देना। कि अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था अभी नवंबर में, जो गोवा में हुआ था, एक तो ये बताओ उसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण हुआ था। उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था। और बेस्ट फिल्म के लिए जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिलता है वो किस मूवी को मिला था। और उसमें ओपनिंग समारोह में जो फिल्म दिखाई गई थी और क्लोजिंग समारोह में जो फिल्म दिखाई गई थी उसका नाम क्या है। लगभग 4-5 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, क्योंकि ये ओपनिंग फिल्म वाला अभी प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने भी आपसे पूछ लिया। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहें, अरे यार ये तो बहुत पहले पढ़ा था, हमने नवंबर में पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर ये दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपका रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको भी बता दो, ध्यान से सुनना। अगर आपको भी मेरे इन 4-5 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये चीजें तो आपने पढ़ी है, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है तब आपको याद नहीं आ रहा, तो जो आपने पढ़ा समय देकर के, अपना कीमती समय देकर के आपने उन चीजों को पढ़ा, तो उसका क्या फायदा। आज तो मैं पूछ रहा हूं, आप उत्तर नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल एग्जामिनर पूछेगा, उत्तर नहीं दे पाओगे, बहुत फर्क पड़ेगा। और ऐसा क्यों हुआ ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, क्योंकि आपने रिवीजन सही से नहीं किया। अब आप कहोगे रिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई करंट अफेयर्स ही नहीं है। और आपकी इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने खुद ने रिवीजन वाली क्लास आपकी स्टार्ट की है। मुश्किल से पूरे दिन भर का मैं आपका 10-12 मिनट लेता हूं, और उसमें 2023 के वो भी मंथली वाइज में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूं। अभी उल्टे से हमने चालू किया, दिसंबर कंप्लीट कर लिया, नवंबर कंप्लीट कर लिया, अभी अक्टूबर चल रहा है। इसलिए जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेली का 10 से 12 मिनट निकालते हैं, आज देखो बराबर चल रहे हैं, वो पुराना रिवीजन होता चल रहा है। घर पे एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है करंट अफेयर्स को फिर। और ये अभी तो हमने स्टार्ट किया था जनवरी में ही, 2-3 तारीख से स्टार्ट किया हमने।
तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर पीछे का पढ़ा हुआ आप भूलते जा रहे हैं या भूलने का डर है तो अभी से रिवीजन वाली क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दें। आपके 24 घंटे में से 10-12 मिनट आप एक्स्ट्रा और निकालें रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस हो गया, भूल गए, तो वो 1 नंबर बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पे रिवीजन वाला वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे कमेंट करना, इस बार मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये कहां पे देखा गया, तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, मतलब बहुत समय के बाद देखा गया है गोल्डन टाइगर। आप फोटो में देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, क्यूटी क्यूटी दिख रहा है, लेकिन सामने जाएंगे तो खा जाएगा। अच्छा, कहाँ पे देखा गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1974 में। और आपको पता है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जिसे शामिल किया गया था 1985 में। अच्छा, बाकी ये नेशनल पार्क जो ऑप्शन में लिखे वो सारे अभी न्यूज में थे। जैसे कि आपको याद हो तो अभी काला टाइगर देखा गया था उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। और उसके बाद यहीं पे अभी दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की भी शुरुआत की गई है। अभी भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनेगा पेंच टाइगर रिजर्व में। ये पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और अगर पूछे कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा असम में। असम का 7वां नेशनल पार्क है ये। और टाइगर से याद आएगा, एक टाइगर डे होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे, वो 29 जुलाई को होता है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आए कि बताओ भारत में अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आंसर हो जाएगा 55 हो चुके हैं। 55 नंबर का कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में है। और इससे पहले 54 नंबर का बना था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उससे पहले 53 नंबर का बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उससे पहले तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको याद होना चाहिए, 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था, वो राजस्थान में है। अच्छा, नेशनल पार्क में 2 नेशनल पार्क और याद रखना। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में मिलेगा। वहीं भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो साउथ बटन नेशनल पार्क है, ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। ये जानकारी भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो आंसर होगा नीतीश कुमार। तो जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार अभी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। मतलब आप कहोगे कि अभी तक तो मुख्यमंत्री यही थे। हाँ, यही थे, पर गठबंधन की सरकार थी, किसके साथ? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। फिर उन्होंने गठबंधन उससे तोड़ दिया और बीजेपी से नाता जोड़ लिया। और उसके बाद तो सुबह तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और शाम को बीजेपी के साथ जुड़ करके वापिस से एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। और 9वीं बार उन्होंने शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इसीलिए कहते हैं, उदाहरण ही ऐसे प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने लोग, इसी कारण पॉलिटिक्स बहुत बेकार जगह है। मतलब लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है। पहले कहते हैं बीजेपी के साथ तो कुछ भी हो जाए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर हुआ क्या? खैर, अभी मैं कुछ आपको और रिवाइज करा दूं। अभी 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने थे, वो भी रिवीजन मार लो। कौन कौन से 4 राज्य थे? मिजोरम था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और तेलंगाना में कांग्रेस की पार्टी आई थी, रेवंत रेड्डी बने थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। मिजोरम में वहीं की लोकल पार्टी थी जेपीएम पार्टी, तो वहां के मुख्यमंत्री बने लाल दुहोमा नाम है। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है मुख्यमंत्री भाई साहब, ये नीतीश कुमार। अभी आपको याद होगा पहला अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन हुआ था बोध गया बिहार में। मिशन दक्ष नाम से एक पहल यहाँ पे शुरू की गई थी। और जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था बिहार। अभी बिहार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपको मिलेगा पटना में। और पूछे कि भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको मिलेगी बिहार में, जिसका नाम विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू हुई थी। और बिहार के ही मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। यहाँ पे थावे महोत्सव भी मनाया जाता है। और एक वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन
बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखना, एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कैप को हासिल करने वाली दुनिया की ये दूसरी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ट्रिलियन कितना होता है? देखो, मिलियन तो आपको पता होगा, मिलियन कहते हैं हम 10 लाख को, यानी कि 10⁻6, और बिलियन इसमें 3 जीरो और जोड़ दो, यानी कि 10⁹ हो जाएगा, यानी कि 1 अरब। वहीं ट्रिलियन की बात करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, इसे कहेंगे हम 1000 अरब। तो इतने की मार्केट वैल्यू हो चुकी है, और पूरी दुनिया में ऐसी ये दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। पहली एप्पल थी, ये भी याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, देखो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और फाउंडर इसके कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। और सीईओ कौन है? सीईओ और चेयरमैन दोनों यही है, सत्या नडेला। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडिसी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था, और एक जुगलबंदी चैटबॉट को इसने लॉन्च किया था। उसके अलावा भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था इन्होंने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। और ओपन AI के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के ही चैट GPT को लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो दुनिया में हर साल 28 जनवरी को ये डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य डेटा सुरक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार की थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। जब भी डे वाला क्वेश्चन होता है हर बार उस महीने के मैं आपको बार बार डेज रिवाइज कराता हूं, ताकि आपको वो यहीं पे याद हो जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे महीने में जितने भी डेज आते हैं बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। मैं तो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, लेकिन याद आपको करना है। तो जब भी मैं आपको रिवीजन कराऊं, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करा करोगे, बोलोगे तो जल्दी याद होगा। देखो, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था, DRDO का स्थापना दिवस भी होता है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्र युवा दिवस, 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व पूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। अभी 24 जनवरी को एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्र बालिका दिवस। उसी तरह से 25 जनवरी को भी 2 दिवस होते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और अभी 28 जनवरी को ये डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। तो आंसर होगा डॉक्टर नित्या आनंद। तो अभी भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का अभी 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सहेली ये दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉइड, गैर हार्मोनल और सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है। इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। और डॉक्टर नित्या आनंद की बात करें तो 1974 से लेकर 1984 तक वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे थे। तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी आप जानते हो भी डॉक्टर प्रभा अत्रे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। अभी पिछले साल 2022 में पद्म विभूषण भी मिला था, लेकिन निधन हो गया अभी। और डॉक्टर टेहमटन ई उदेवाड़िया पढ़ा था हमने, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे ये, इनका भी निधन हो गया। इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो आपको याद है अभी हमारे रिपब्लिक डे पे फ्रांस के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम है। तो जब वो यहाँ पर आए तो फ्रांस और भारत के बीच में कुछ एग्रीमेंट, कुछ समझौते भी हुए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है कि टाटा और एयरबस ये मिलकर के नागरिक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है H125 इसका उत्पादन करेंगे। भारत में इसको बनाया जाएगा कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। ये जो H125 हेलीकॉप्टर है ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, और आप कह सकते हो ये देश में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली होगी। यहाँ पे बनेंगे और दूसरे देशों में निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इस खासियत बात करें इस हेलीकॉप्टर की तो ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ये इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर चुका है। इसके अलावा 40 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे ये। अच्छा, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार, कि भारत किस देश को सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है?
तो आंसर होगा फिलीपींस। और कितने की डील हुई है? $375 मिलियन की ये डील हुई है। अब प्रश्न सुनो, प्रश्न तो अब आएगा। ब्रह्मोस मिसाइल हम बेच रहे हैं और सबसे पहले किस देश को बेच रहे हैं? तो फिलीपींस हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न है, दूसरा देश कौन सा बन गया जो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा आफ्टर फिलीपींस? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना, वही चीजें मैं आपसे पूछता हूं। देखते हैं किस किस का उत्तर पता है। बाकी ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको सेशन। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। वीडियो एंड हो चुका है और अपने दोस्तों के साथ में या अगर किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े तो एक बार शेयर जरूर करना। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 6000 लाइक का, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीत करके इतिहास रचा? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। फिर आपसे पूछा, भारत और किस देश के बीच सदा तनसीक अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच में। और फिर पूछा, भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहां पे स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में, IIT इंदौर की मदद से। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने। और अगर मेंस में बात करेंगे तो जेनिक सिनर रहे इटली के। आर्यना सबालेंका ये बेलारूस की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपने मनाया 27 जनवरी को। ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? राजस्थान में। और किस राज्य में सांबर महोत्सव मनाया गया? राजस्थान में ही। फिर पूछा, ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इन तीनों को प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत को। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी 1 फरवरी 2024 को लगातार कौन सी बार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बाद दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी? तो 6 बार। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा, बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा तेलंगाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।